हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है और ऑर्गेनाइजिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है। ठीक है, मीनिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस हो गई है और इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस वगैरह हो गया। ये 3 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा ये, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स। हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंस क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, और उससे भी पहले हम बात करेंगे इसकी। ये देखो, मैं स्टैट्स देख रही थी तो मैंने देखा कि भाई मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उसमें से 77.7% हैं, ऑलमोस्ट 78% है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, और सिर्फ 22% अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग भी इस वाली लिस्ट में शामिल हो जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो। ज़बरदस्ती नहीं है, कोई वीडियोस पसंद आते हैं, रेगुलरली देखते हो, हेल्प होती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, उन लोगों की भी हेल्प हो, साथ ही साथ मेरी भी हेल्प होगी। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो नाम से समझ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या आता है, उसके जो जो एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग लेवल्स पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेवल्स हमने 3 पढ़े हैं ना, टॉप, मिडल और लोअर। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पर जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनका किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। और सिर्फ यही नहीं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं, फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस चीज़ से बनी है वो सब चीज़ें आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेरियस पोस्ट्स आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। हमको पता है हर काम के लिए अलग अलग पोस्ट बना दी है। ठीक है, सेल्स का डिपार्टमेंट के लिए अलग, सेल्स में भी जूनियर सेल्स मतलब मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर्स, हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, यानी कि हर काम के लिए अलग अलग पोस्ट हैं एंड उनको ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करने के लिए अलग अलग पोस्ट बनाई हुई हैं। अभी जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस और फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, कि वो कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, मतलब आप कह लो एक तरह से आपका टाइम टेबल है। देखो स्कूल का, आपको पता है कि किस दिन कौन सी क्लास लगेगी, 4th पीरियड किसका होता है, 5th पीरियड किसका होता है, किस दिन ऑफ होता है, किस दिन स्पोर्ट्स होता है, एक स्ट्रक्चर है ना पूरा। तो यही समझ लो, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आप सबको पता है कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे कौन सी किताबें किस दिन लानी है, किस दिन नहीं लानी है। तो इन लोगों को पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, पूरा एक उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काइंड ऑफ टाइम टेबल। अब बात आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो अंडर काम कर रहा है, सुपीरियर जो उसका हेड है। तो कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर हैंडल कर सकता है इफेक्टिवली, वो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, इट गिव्स अ शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है एक हेड के नीचे 50 लोग हैं, भाई वो उनको नहीं संभाल पाएगा। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 30 होंगे, और इतने ही होने चाहिए। आपने खुद देखा है बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, टीचर नहीं संभाल पाता, बच्चे हल्ला गुल्ला करने में मस्त होते हैं, खूब परेशान करते हैं टीचर को, पढ़ाओ मत पढ़ाओ मत। तो ऐसे होता है ना, इसी तरह एक सुपीरियर के नीचे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, वो कैसे उनको इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, ये होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दिस डिटर्मिन्स द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारी मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या लेवल्स हैं और कौन कौन से लेवल पे कौन कौन है। हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, देखो मैंने आपको एक ट्रायंगल से याद करवाया था और ट्रायंगल से ही हम पढ़ते हैं। ठीक, ये फर्स्ट वाला होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये हमारा कहलाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये वाला हमारा कहलाता है लोअर, या फिर हम इसे सबऑर्डिनेट बोलते हैं, जिसमें हमारे स्टाफ आ जाता है। बाकी ऊपर इसमें मैनेजर्स वगैरह आते हैं, मेन इसमें डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स आते हैं, और इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ आ गया। अब इसी को ही हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आराम से और अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, देखो
इफ राधा, यहाँ पे है हमारी राधा, ठीक है, राधा सेट्स अप हर ओन बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसने एक बिजनेस बनाया अपना इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। शी स्पेसिफाइज दैट राहुल विल बी इन क्लोज कनेक्शन विद द सप्लायर एंड ऑर्डर द गुड्स। वो क्या करेगा, राहुल का क्या काम है, जो सप्लायर्स हैं उनसे कनेक्ट रहेगा, उनसे कांटेक्ट में रहेगा और जो गुड्स ऑर्डर किए जा रहे हैं उनकी देखरेख करेगा व्हेन एवर नेसेसरी। फिर उसने एक बंदा पकड़ के लाई, वो किरण क्या करेगा, किरण विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द कस्टमर्स, वो कस्टमर्स से डील करेगा। अब वो एक और बंदा पकड़ के लाई, अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन विल लुक आफ्टर द आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जैसे एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती है, मान लो खराब हो गया या जो भी है, टीवी वगैरह लगाना है, वाईफाई सेटअप करना है, तो ये सर्विसेज देखेगा अर्जुन। फिर आया एक और बंदा मनीष विल लुक आफ्टर द कैश एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, ये सब देखेगा, एंड अदर अकाउंट्स वर्क, वो अकाउंट्स का काम भी देखेगा साथ साथ। और ये सारे लोग मिल करके, सारे लोग कौन कौन हैं, सबसे पहले थी हमारी राधा, ठीक है, राधा क्या कर रही थी, इसने 4 बंदे अपॉइंट किए हैं, एक तो है राहुल, दूसरा है हमारे पास किरण, तीसरा है हमारे पास अर्जुन और चौथा कौन है हमारे पास मनीष। तो ये चारों बंदे मिलकर के क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राधा को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि राधा हेड है यहाँ की, राधा ने बिजनेस चालू किया, ये तो चारों इसने मतलब पाल रखे हैं, इनको काम पे रखा हुआ है, ये अलग अलग चीज़ों के हेड हैं, वो कोई सेल्स देख रहा है, कोई अकाउंट्स देख रहा है, ऐसे करके। तो सब लोग क्या करेंगे, राधा को ही रिपोर्ट करेंगे वापस आके। एंड व्हेन शी स्पेसिफाइज द रोल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पर्सन, इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जब वो सबको अपने अपने काम बता रही है कि तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया है। तो सब मिलकर के राधा को रिपोर्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझ आ गया ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी बात आती है इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंट होता क्यों है। अब देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है, एज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बिजनेस इंक्रीजेस, अगर बिजनेस बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है, बढ़ता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैन नॉट लीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज without it the business will become stagnant and may sometimes cease to exist। तो कुल मिला के अगर आपका कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी, ये समझ लो, तो आपकी दुकान ठप पड़ सकती है। आपका बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी को नहीं पता, कोई कुछ काम कर रहा है, कभी कोई कुछ काम कर लेता है, जिसका जो मन आए, कोई रोल्स ही आपने स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं दे रखी हैं, तो आपका धंधा चौपट हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रक्चर विच ब्रिंग्स टुगेदर द रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज को ये साथ में लेके आता है, मैंने बताया था ह्यूमन रिसोर्सेज तो साथ में लेकर आता ही है, साथ ही साथ फिजिकल और फाइनेंशियल। तो फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, सारे रिसोर्सेज को मिला करके बनता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी लोग होंगे वो जाकर के रिपोर्ट करते हैं एक हेड को, और उन सबसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया जो ये मेन पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, तो आप ये सारी चीज़ें लिखोगे। क्या लिखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है भाई, वो करता है इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सब अच्छे से काम करेंगे, सबके पास रोल्स असाइंड हैं, वो उतना ही काम करेंगे, उनका उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो बढ़िया काम करेंगे अच्छी एफिशिएंसी के साथ और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि द एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस रन्स इज एवर चेंजिंग। हमको पता है कि हमने पढ़ा है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। और जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो ऑब्वियसली हमको भी अपनी पॉलिसीज़, हमको भी उसमें अडेप्ट करना पड़ता है, हमको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेंज अकॉर्डिंगली। और जब हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम अच्छे से उसमें अडॉप्ट कर पाएंगे, तो ये भी ज़रूरी है। फिर इट नॉट ओनली हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, इसमें तो हेल्प करता ही है कोऑर्डिनेट करने में, बट ऑल्सो हेल्प्स इन द कोरिलेशन ऑफ पीपल। लोग मिल करके कोरिलेशन के साथ काम करें, अपनी एक तालमेल बना के काम करें, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हों, तालमेल के साथ एफिशिएंटली यूज़ हों, वेस्ट ना हो और काम भी टाइम से और अच्छे से हो जाए, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, इट विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन लाइन इंप्रूव होगी बिटवीन द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑफ द वर्क। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होगी, मतलब आप कह लो एम्प्लॉयज़ हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर हेड को, वो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पर्टिकुलर हेड को, तो कम्युनिकेशन लाइन अच्छे से इंप्रूव होगी। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ ने डायरेक्ट जा करके उसके केबिन में घुस गया, सर हमारा काम हो गया, ऐसे तो नहीं करेगा ना। तो एक
सलीका होता है। अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्ट जाके अपने स्कूल के डायरेक्टर से या प्रिंसिपल के रूम में तो नहीं घुस जाओगे, आप बोलोगे अपने शायद मॉनिटर को ना भी बोलो, मॉनिटर नहीं है, कोई बेकार है, सुनता नहीं है, तो आप बोलोगे अपनी क्लास टीचर को। क्लास टीचर जाके बात करेगी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है फलाने बच्चे को, ऐसे तो होता है, तो एक कम्युनिकेशन लाइन अच्छी इंप्रूव होगी। लास्ट हमारा क्या होता है, स्मूथ वर्किंग होगी, और साथ ही साथ प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिलेगी। सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबको पता है कि मेरा ये काम है तो मेरे को यही करना है, मेरी जगह और कोई नहीं करेगा, ठीक है। और क्लियर डिस्टिंक्शंस मेड फॉर द जॉब रोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, हमको पता चलेगा कि इस जॉब के लिए इस आपका ये रोल है, आपको ये काम करना पड़ेगा, तो क्लियर डिस्टिंक्शंस बना दिए जाएंगे। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंस हो गई, इसे मार्क कर लेना। मैं यहाँ पर हेडिंग डालना भूल गई हूँ एक्चुअली। ये क्या है, ये सारी इम्पॉर्टेंस है किसकी, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डन। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स की। तो देखो हमें पढ़ना क्या था, मैंने बताया था भाई कि मीनिंग पढ़ना है हमको। हाँ, हमको पढ़ना है मीनिंग, जो हम पढ़ चुके हैं, इम्पॉर्टेंस जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, और लास्ट हमारे पास बचता है टाइप्स। अब हम आ जाते हैं फटाफट से कूद पढ़ते हैं टाइप्स पर। टाइप्स क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक है फंक्शनल और दूसरा है हमारे पास डिविजनल। फंक्शनल और डिविजनल, कौन कौन से दो हैं, फंक्शनल और डिविजनल। एक एक करके समझते हैं, फंक्शनल क्या होता है, फिर हम समझेंगे डिविजनल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल की। तो जो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो एक्टिविटीज़ या फिर आप कह लो डिपार्टमेंट्स जो डिवाइड किए जा रहे हैं, वो किस बेस पर हैं, फंक्शंस के बेसिस पर हैं, कि मतलब लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। 4 बंदे मिलकर के सेल्स का काम कर रहे हैं, उन चारों का एक डिपार्टमेंट बना दो। 5 बंदे मिलकर के अकाउंट्स का काम देख रहे हैं, उन 5 का एक डिपार्टमेंट बना दिया। 10 बंदे मिलकर के क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं, तो उन सबका एक वो डिपार्टमेंट बना दिया। तो यानी कि फंक्शंस के बेसिस पर फंक्शनल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस के बेसिस पर। सो इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस to be performed. For example, all the jobs related to production are grouped under production department. ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। और आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, देखो ये है भाई हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सब इनको आके रिपोर्ट करेंगे। अब इन्होंने बना दिए 4 डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट बना दिया HR का, ह्यूमन रिसोर्स, एक बना दिया मार्केटिंग का, एक बना दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक बना दिया परचेजिंग का, एक और बना देगा सेल्स का, एक और बना देगा एडवर्टाइजिंग का। तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देगा। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का बंदा HR में घुस जाए, परचेजिंग का बंदा मार्केटिंग में घुस जाए, नहीं, सबके अलग अलग ग्रुप बना दिए, तुम अपना अपना काम देखो, बाकी भड़ जनता जाए भाड़ में। हालांकि मिलके काम करना है, मिलके सबको एक ही काम करना, एक ही लक्ष्य है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना, पर फिर भी तुम अपने अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस करो। तो ये होता है मेन उद्देश्य फंक्शनल स्ट्रक्चर का, समझ आ गया होगा। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस की, इसके डिसएडवांटेजेस की, और इसकी सूटेबिलिटी की, कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मैंने बताया स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक फंक्शन पे एम्फेसिस दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो हम स्पेशलाइज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी। हमको पता है कि मेरे को ये काम करना है तो मैं यही करूँगी, मेरे पे किसी और काम की जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर हूँ, तो मेरे पे बस सेल्स का काम वगैरह देखने की ही जिम्मेदारी होगी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसी और का काम अगर नहीं हुआ है किसी और डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। तो मैं अपना काम एफिशिएंसी से कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, राइट। अब क्या होगा, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल भी होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा। 4 बंदे एक ही साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेट करके करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमें अपने डिपार्टमेंट का काम खत्म करना है, ऊपर जाके रिपोर्ट करना है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को। और क्या होगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एंड और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजेरियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क चला जाएगा। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, अब एक ने काम किया, वही काम मान लो दूसरे ने भी कुछ कर दिया। या फिर आप कह लो जो रॉ मटेरियल वगैरह लाने का, मतलब इकट्ठा करने का जो डिपार्टमेंट है, एक बंदा सामान लिया, दूसरे ने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अगर
वो एक साथ काम नहीं कर रहे होंगे तो डुप्लीकेशन हो सकता है। पर अब वो क्या है, एक ही डिपार्टमेंट में है, एक दूसरे से कांटेक्ट करके करेंगे, एक दूसरे से पूछ करके डिस्कस करके करेंगे, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ ईजिली। आप ईजिली ट्रेन कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को। मान लो कोई नई भर्ती हुई, नया बंदा आया नौकरी के लिए, अब वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई भी जो बंदा होगा, मतलब या फिर जो भी हेड होगा जो ट्रेन करता होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता होगा, उसको बोल दोगे। ऐसे नहीं है कि इधर उधर भटक रहा है वो, तो ईजिली हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करेगा, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर फंक्शन को अलग अलग इंपॉर्टेंस, मतलब अच्छी अच्छी अटेंशन मिलेगी, पूरी पूरी अटेंशन मिलेगी, क्योंकि हमें पता है ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। ये नहीं कि पूरी भीड़ की भीड़ है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। हमको पता है बस ये लोग हैं, ये मेन डिपार्टमेंट्स हैं, हमको इनको अटेंशन देनी है। समझ आया? तो ये तो हो गई आपकी क्या, ये हो गए आपके एडवांटेजेस। अब बात आती है इस आपके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस देखो क्या है। अब आपको क्या लगता है इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे? भाई हैं, बोल रहे हैं तो हैं ही। तो डिसएडवांटेजेस देखो क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के। इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंक्शनल हेड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, परचेज का डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी जो तीनों डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, ऑब्वियसली वो ये सोचेंगे कि हम अपने डिपार्टमेंट का काम पूरा कर लें, है ना, हमारे डिपार्टमेंट सबसे आगे हो, हमने सबसे पहले काम किया, समझ रहे हो? तो उनका फोकस होगा अपने डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव अचीव करने पर, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर। वो अपने डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये एक आपका क्या होता है, डिसएडवांटेज। इसमें क्या हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट का देख रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट की ही ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। क्या हो सकता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर एक ही डिपार्टमेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। मान लो सेल्स के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, 2 की नहीं मन बैठ रही है, तो क्या करें भाई, अब मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो ही सकते हैं। और क्या हो सकता है, इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू नैरो पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के नैरो पर्सपेक्टिव से इनफ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है या फिर इनएफिशिएंसी अराइज हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्या, डिसएडवांटेजेस। तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, हमने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, सूटेबिलिटी की। ये वाला जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब जब हम फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो वो कहाँ पर सूटेबल है, किस किस केस में, कहाँ पर हमको फंक्शनल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। तो ये कहाँ सूटेबल है, ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, जिनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारा काम है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, परचेजिंग है, एचआर है, और आपका और भी कोई डिपार्टमेंट उठा लो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे अलग अलग ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ को भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो सोचो ना कितनी भीड़ भड़क्का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लासीफाई कर देंगे, जिससे कि क्या हो, हमको ईजी हो हर चीज़ को मैच करके चलना, हर चीज़ को साथ में लेके चलना। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक ही ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट। जैसे कि अब टाटा की बात करें, टाटा सब कुछ कर रहा है, वो ऑटोमोबाइल्स में भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, वो आपके हाउस होल्ड जो घर के सामान होते हैं उनमें भी है, मतलब हर चीज़ में है कि नहीं। तो क्या होगा, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक ही ब्रांड के कई सारे प्रोडक्ट्स अगर हैं, तो क्या हो जाएगा, उनको बहुत हेल्प होगी भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर से। वो क्या करें, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना लें। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप समझ आ गया होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का आप स्ट्रक्चर एक बार देख लो। यहाँ पे हमने ह्यूमन रिसोर्स बना लिया, गलत हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया, हमारे पास मार्केटिंग का अलग हो गया, हमारे पास R&D का हो गया, हमारे पास परचेसिंग का हो गया। अब बात आती है आपके नेक्स्ट मतलब डिवीजन की या फिर नेक्स्ट टाइप की, जो कि है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शंस के बेसिस पे। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे
मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट्स जो भी हम बना रहे हैं ना उनके बेसिस पे, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, एक ही चीज़, मतलब मैनेजिंग डायरेक्ट मतलब एक ही जो ब्रांड है ना वो अलग अलग चीज़ें बना रहा है, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ये क्या कर रहा है, देखो कॉस्मेटिक्स भी बनाता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, गारमेंट्स भी बनाता है, ये क्या करता है, फुटवेयर भी बनाता है, और ये स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स बेचता है, हो क्या क्या नहीं। अब इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, इनको छोड़ो, बस आप पर यहाँ तक देखो, अभी सिर्फ आप इतना देखो, ये इतना हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बेसिस पे अगर हम डिवीजन करते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम करते हैं, सेल्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजिंग, इनके बेसिस पर करते हैं तो वो फंक्शनल होता है। तो डिविजनल आपको समझ आ गया। अब इसके क्या है, कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स और सूटेबिलिटी है। अब इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है। सबसे पहले एडवांटेजेस, यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, हमने देखा कॉस्मेटिक्स, हमने देखा स्किन केयर, हमने देखा गारमेंट्स, या फिर हमने देखा फुटवेयर। तो फुटवेयर और स्किन केयर दो हैं, फुटवेयर और स्किन केयर। तो फुटवेयर वाला जो प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनमें स्पेशलाइजेशन अलग लोगों का आएगा, स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें स्पेशलाइजेशन अलग लोगों का आएगा। तो ये ऑब्वियसली हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उन जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्किल्स का। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देंगे कि इसका काम ये, मतलब ये फुटवेयर बनाएंगे, ये आपके गारमेंट्स बनाएंगे, ये आपके मतलब आप कह लो स्किन केयर बनाएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट ऑफ ईच डिवीजन, कि हर तरह की चीज़ क्या क्या काम कर रही है, कौन सा मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन से मैं ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, कौन से मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, ये सब मैं इजीली देख सकती हूँ कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किसकी थोड़ी ग्रोथ स्लो हो रही है, मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं बिक रहे हैं या फिर मेरा कॉस्मेटिक ज़्यादा नहीं बिक रहा है। फिर होगा, इट फैसिलिटेट्स expansion and growth as new divisions can be added without interrupting existing divisions। ऐसा नहीं है कि अब मैंने 4 चीज़ें खोल रखी हैं, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स, तो इनके अलावा 5वां नहीं ला सकती, ला सकती हूँ ना। मान लो मैं लेकर के आ गई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या होगा, इन चारों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट भी ले आऊँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट प्रोडक्ट डिविजन्स। अलग अलग प्रोडक्ट डिवीजन में डुप्लीकेशन पॉसिबल है, वहाँ पे डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं था पर यहाँ पे डुप्लीकेशन पॉसिबल है, इसीलिए क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब डुप्लीकेशन हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन। नेक्स्ट आती है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है, ये कहाँ पर सूटेबल है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रोड्यूस करती हैं मल्टी प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। पहली वाली में क्या था, वन लाइन प्रोडक्ट, यानी कि एक ही ब्रांड अलग अलग चीज़ें कर रहा है, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या है, ग्रोइंग कंपनीज विच इंटेंड टू ऐड मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर अडॉप्ट, ये मतलब जो ऐसी कोई कंपनीज जो कि क्या करना चाहती हैं, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में और आगे प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहती हैं, तो वो इस चीज़ को ईजिली अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर सूटेबल है। तो सूटेबिलिटी समझ आ गई सबकी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ आप बार बार थोड़ा 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आई होप वैसे समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये है हमारा आपको मैं पूरा एक स्ट्रक्चर एक साथ में बना के दिखाती हूँ, किसका, फंक्शनल का और डिविजनल का। देखो यहाँ पे है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये हो गए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, डन। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर आपके 4 तरीके के या फिर 3 तरीके के मान लेते हैं हम, 3 तरीके के क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि आपका हो गया कॉस्मेटिक्स, और एक हो गया आपका स्किन केयर,
और लास्ट हो गया आपका फुटवेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये है आपका यहाँ पर कॉस्मेटिक्स हो गया, ठीक है, ये है आपका स्किन केयर हो गया, और ये हाँ यहाँ पर हो गया आपका फुटवेयर। अब क्या है, कॉस्मेटिक्स के अंडर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे, मतलब आप क्या कर रहे होंगे, कॉस्मेटिक्स की जो सेल्स होगी वो कोई देख रहा होगा ऑब्वियसली, और क्या होगा, कॉस्मेटिक्स का जो मतलब आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो अलग होगा। कॉस्मेटिक्स का एडवर्टाइजिंग जो होगा, एडवर्टाइजिंग वो अलग कोई देख रहा होगा, उसका एचआर कोई होगा, उसका मार्केटिंग का कोई होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या हो गए, ये यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये है आपकी फंक्शनल डिवीजन। फंक्शंस के बेसिस पर हमने डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब कॉस्मेटिक्स के ही अंडर, इस कॉस्मेटिक्स के अंडर ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ऐसे। इसी तरह स्किन केयर के अंदर भी सेल्स का अलग, परचेजिंग का अलग, एडवर्टीजमेंट का अलग, एचआर का अलग और मार्केटिंग का अलग, तो ये हो गया। इसी तरह फुटवेयर के अंदर भी सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजिंग, एचआर और मार्केटिंग। तो क्या है, ये जो ऊपर वाले डब्बे दिख रहे हैं, ये वाला जो डिवीजन है ये कैसा डिवीजन है, ये है ये है फंक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है, ये है आपका फंक्शनल डिवीजन, यानी कि हमने फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। फंक्शनल नहीं, ये है आपका कौन सा डिवीजन था दूसरा, हाँ डिविजनल स्ट्रक्चर। ये है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसके बेसिस पर हमने डिवाइड किया। पर यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें हैं फंक्शनल डिवीजन, यानी कि जो जो फंक्शंस हैं उनके बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखनी है। तो कॉस्मेटिक्स का जो सेल्स का मार्केट है, स्किन केयर का जो सेल्स का मार्केट है, फुटवेयर का जो सेल्स का मार्केट है, वो एक लाइन में है। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखनी है ये सारी चीज़ें, कि जो ऊपर वाले हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला क्या है, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो भी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेसिस पर। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है, हमें क्या करना है, बस इनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है। ये है हमारा ये है हमारा बेसिस, कि हम किस किस बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं इनको। और यहाँ पर है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर पहले, और यहाँ पे है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात आती है भाई फॉर्मेशन की, कि फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शंस के बेसिस पर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइंस, या फिर एंड इज सपोर्टेड बाय द फंक्शंस। प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पर होता है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट लाइंस हैं, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, एंड इज सपोर्टेड बाय द फंक्शंस। बाद में इसको ये जो फंक्शंस है ना, इनके थ्रू सपोर्ट किया जाता है। तो ये समझ आ गया। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे होता है, मतलब कहाँ किस में होता है, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है। फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड है कोई इंसान, सेल्स में, कोई इंसान एडवर्टाइजिंग में, कोई इंसान मार्केटिंग में। पर यहाँ पे कौन कैसे स्पेशलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है। कोई इंसान कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में है, कोई इंसान गारमेंट्स के में है, कोई फुटवेयर के में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के में है। तो स्पेशलाइजेशन अलग अलग तरीके का है। यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफ़िकल्ट है, पर यहाँ पर ईजी होता है। क्यों ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, मैनेजर्स का डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है। मैनेजर्स का डेवलपमेंट इजीली नहीं हो सकता। क्यों, एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि हर फंक्शनल मैनेजमेंट को, जैसे कि मतलब सेल्स का जो मैनेजर है उसको ऊपर रिपोर्ट करना है, एडवर्टाइजिंग के मैनेजर को ऊपर रिपोर्ट करना है, तो उनका डेवलपमेंट इतना ईजी नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, हैंस कॉस्टली। ये गलत लिख गया है एक्चुअली, हाँ यहाँ पे इसका सेम पॉइंट आ गया है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या है, इसे हटा दो। यहाँ पे क्या होगा, मैनेजर्स का जो डेवलपमेंट है वो इजी होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक पूरे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसकी एक चीज़ को देख रहे हैं। समझ पा रहे हो, पूरे एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, उसी का सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केट, परचेजिंग, ये सब चीज़ें। तो उनका डेवलपमेंट ईजी होता है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो और डेवलप कर रहे हैं। राइट। फिर आती है बात कॉस्ट की।
कॉस्ट में क्या है, यहाँ पे फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, हमने पढ़ा था ना फंक्शनल डिपार्टमेंट पे फंक्शंस डुप्लीकेट नहीं होंगे तो कॉस्ट नहीं होती इतनी, वो इकोनॉमिकल होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। पर यहाँ पे डुप्लीकेशन पॉसिबल है और इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लास्ट आपका आता है कोऑर्डिनेशन की बात। लास्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, मल्टी प्रोडक्ट के लिए तो कौन सा है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ईजी होता है क्योंकि सारे फंक्शंस अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके फिर उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपके क्या है, डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और एक और टॉपिक बचा है डेलीगेशन, इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं जल्दी ही कराऊंगी और 1-2 दिन बाद मैं वीडियो पोस्ट करूंगी बिकॉज आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन कुछ दिन के लिए, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आके कवर करवाऊँगी, पर अभी के लिए हम यहीं तक एंड करेंगे। और यस, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।